हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे डिस्कशन है फार्माको इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, उसका पार्ट 2 लेक्चर है और यही हम लोग का कंक्लूडिंग पार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग इन सारे हेडिंग्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए सबसे पहला टूल जो हमारे पास है वो टूल है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम लोग कंपेयर करते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम हो या कॉस्ट ऑफ द थेरेपी हो, जो भी हो, उसको कंपेयर करते हैं उस प्रोग्राम या उस थेरेपी से डिराइव होने वाले हेल्थ बेनिफिट या तो रिस्क के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे जरूर नोटिस करिएगा, वो ये है कि चाहे कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम हो या चाहे उसका बेनिफिट हो, दोनों को हम लोग मॉनिटरी यूनिट्स में ही कैलकुलेट करेंगे। दैट इज या तो रुपीज में कैलकुलेट करेंगे या तो सपोज डॉलर्स वगैरह में कैलकुलेट करेंगे। तो बोथ द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज द बेनिफिट बोथ आर इन मॉनिटरी यूनिट्स, एंड इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, द रेशियो बिटवीन द बेनिफिट टू द कॉस्ट। एंड कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, एंड नेट बेनिफिट हमारा आता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट्स फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए गाइडलाइन क्या है? अगर द बेनिफिट टू द कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है कि द बेनिफिट जो भी हम डिराइव कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट जो हम उस बेनिफिट को पाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो इन दैट केस द प्रोग्राम और द ट्रीटमेंट इज ऑफ अ वैल्यू। नेक्स्ट, इफ इट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 मतलब क्या है कि बेनिफिट जो भी हम डिराइव करेंगे और उसके लिए जो कॉस्ट, दोनों इक्वल होंगे। इफ इट इज इक्वल टू 1 then it is showing that the program or the treatment is equivalent to the cost, and अगर the benefit is to cost ratio is less than 1, इसका मतलब यह है कि the cost ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है उस थेरेपी से। मतलब बेनिफिट जितना मिलेगा उससे ज्यादा मैं खर्चा कर रहा हूं। तो इन दैट केस प्रोग्राम या जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तो नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, वो ये है कि हम लोग हेल्थ बेनिफिट को, दैट इज जो भी बेनिफिट हम डिराइव कर रहे हैं इस प्रोग्राम से, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से या मॉनिटरी वैल्यू से तोलना कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है। सपोज हम एक इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ को प्रिवेंट करेगा, एंड इस इंटरवेंशन के लिए हम लोग जो ड्रग दे रहे हैं वो है एटोर्वास्टैटिन। एटोर्वास्टैटिन एक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है और ये एटोर्वास्टैटिन चल रहा है उन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल या एक आराम वाली जिंदगी जीते हैं। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका होता है, मिनिमम मूवमेंट्स जिनके हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करा तो मैंने ये देखा कि जो मेरा टोटल बेनिफिट्स है वो टोटल बेनिफिट्स हो रहा है कुछ $80 बिलियन का। अब बेनिफिट्स कैसे आए? ये बेनिफिट्स ऐसे आए कि ये जो मैंने कार्डियोवास्कुलर डेथ को प्रिवेंट किया, एमआई को प्रिवेंट कर रहा हूं, स्ट्रोक को प्रिवेंट कर रहा हूं, इस सब प्रिवेंशन की वजह से जो पेशेंट का लाइफ गेन हो रहा है उस लाइफ गेन को मैंने मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए बोथ द बेनिफिट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम दोनों के दोनों मॉनिटरी यूनिट्स में ही होने चाहिए। एंड इस प्रोग्राम को रन करने का जो मेरा कॉस्ट है वो कॉस्ट है $8 बिलियन का। तो अब अगर मैं बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 10, राइट? 80 डिवाइडेड बाई 8।
सो दिस इज मच ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा बेनिफिट है वो ज्यादा है, इनफैक्ट 10 टाइम्स ज्यादा है हमारे कॉस्ट से। इसका मतलब ये प्रोग्राम या ये ट्रीटमेंट इज ऑफ वैल्यू। और मेरा नेट बेनिफिट कितना आ रहा है कि जो भी मैंने बेनिफिट गेन किया, टोटल बेनिफिट जो भी मैंने गेन किया माइनस द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, सो मेरा नेट बेनिफिट है $72 बिलियन का। अब इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा क्योंकि आगे भी हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे सारे के सारे इसी एग्जाम्पल के या इसके मॉडिफिकेशन के साथ ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस होता है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि जो हमारा इंटरवेंशंस है, तो इस इंटरवेंशन करने के लिए जो मेरा कॉस्ट है, राइट, जो भी मेरा थेरेपी का जो कॉस्ट है उसको तो मैंने मॉनिटरी यूनिट्स में ही रखा है, चाहे वो रुपी में हो चाहे वो डॉलर्स में हो, जो भी हो। लेकिन जो उससे मिलने वाला आउटकम है, राइट, तो एक तो हो जाएगा मेरा इंटरवेंशन। अब उस इंटरवेंशन की वजह से कुछ भी आउटकम मिलेगा मुझे। सपोज कोई ड्रग दिया गया तो मेरा जो बीमारी है वो ठीक होगा, तो वो ड्रग इंटरवेंशन होगा, और जो मैं ठीक हुआ वो आउटकम होगा। तो इस इंटरवेंशन को हम लोग मॉनिटरी यूनिट्स में रख रहे हैं, लेकिन जो आउटकम है इसको हम लोग एक नॉन मॉनिटरी यूनिट में रखते हैं। और ये नॉन मॉनिटरी यूनिट क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमारा इंटरवेंशन और आउटकम दोनों के दोनों मॉनिटरी यूनिट्स में ही थे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में इंटरवेंशन मेरा तो मॉनिटरी यूनिट में है, लेकिन आउटकम जो है वो मेरा मॉनिटरी यूनिट में नहीं है, वो कोई नॉन मॉनिटरी यूनिट में है। और वो यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? उस थेरेपी या उस प्रोग्राम से जो भी रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी होगा या मॉर्बिडिटी होगा, जो सिम्टम फ्री डेज हम लोग गेन करेंगे, या जो भी केसेस को हम लोग प्रिवेंट करेंगे, ये सारे नॉन मॉनिटरी यूनिट है आउटकम को एक्सप्रेस करने के लिए। और इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो जो होता है वो होता है एवरेज कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो या ACER, और जो दूसरा रेशियो है वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो या ICER। सबसे पहले ये समझते हैं कि ACER का क्या मतलब है। तो ACER में हम लोग द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए जो मेरा टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं क्लिनिकल आउटकम के साथ, राइट। तो जो ACER है वो होता है, वो कैसे होगा कि हेल्थ केयर का जो भी कॉस्ट है वो मॉनिटरी यूनिट में है, और जो क्लिनिकल आउटकम का है वो हमारा नॉन मॉनिटरी यूनिट में है। लेकिन दो चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है या जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे लीस्ट कॉस्टली हो। मतलब कि जो मैं सबसे इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं जरूरी है कि वो सबसे सस्ता हो। हां, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जरूर है, लेकिन सबसे सस्ता हो इस चीज की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, रैदर देन हम इसमें जो कॉस्ट है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। मतलब जो कॉस्ट है उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं चीजों को सस्ता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं कि ACER को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोग्राम का जो कॉस्ट था वो था $8 बिलियन का, और उसकी वजह से जो हमने लाइफ ईयर गेन किए थे उस थेरेपी की वजह से, जो एटोर्वास्टैटिन चल रहा था हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो चलने की वजह से जो लाइफ ईयर्स हमारे गेन हुए थे वो था टोटल 2 लाख लाइफ ईयर्स। अब अगर इनको मैं डिवाइड करूंगा, दैट इज द प्रोग्राम कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लाइफ ईयर्स गेन्ड, तो मेरा जो ACER का वैल्यू आएगा वो आएगा
$80,000 पर लाइफ ईयर। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ACER को। जो नेक्स्ट हम लोगों का रेशियो था वो है ICER या तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो यहां पे अराइज करता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज दो थेरेपी है, थेरेपी ए और थेरेपी बी, एंड थेरेपी ए का जो आउटकम है वो बेटर है रादर देन थेरेपी बी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ थेरेपी ए, इसका जो कॉस्ट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हायर होगा इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ थेरेपी बी। बट अब ये हाई कॉस्ट कितना जस्टिफाई है या कितना जस्टिफाइड है, इस चीज को जज करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन को आंसर करता है कि इंक्रीज्ड बेनिफिट जो मिलने वाला है क्या वो जस्टिफाई कर रहा है उसके इंक्रीज कॉस्ट को। तो इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया, इसमें एक ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करते हैं हम लोग विद द नेक्स्ट बेस्ट हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव है। तो आईसीआर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बी डिवाइडेड बाय द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट बी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो हायर कॉस्ट है और ए का और उससे मिलने वाले जो हायर बेनिफिट्स है क्या वो इस हायर बेनिफिट्स को इस कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आईसीईआर को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, जो प्रोग्राम ए हम लोगों का चल रहा था वो प्रोग्राम ए था कि हम लोग पेशेंट को एटोरवास्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट को एटोरवास्टैटिन दे रहे थे। हमारा एम था कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स को प्रिवेंट करना। और एक और प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, ये हमारा सपोज प्रोग्राम बी है। तो हमारा प्रोग्राम बी ये है कि सेम चीज इसमें मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को एटोरवास्टैटिन की जगह रोसुवास्टैटिन दे रहा हूं। रोसुवास्टैटिन भी एक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग ही है। तो प्रोग्राम ए में एटोरवास्टैटिन दे रहा था कार्डियोवास्कुलर डेथ को प्रिवेंट करने के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। प्रोग्राम बी में मैं रोसुवास्टैटिन दे रहा हूं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कार्डियोवास्कुलर डेथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो रोसुवास्टैटिन वाला प्रोग्राम है उसका कॉस्ट है मेरा $12 बिलियन का प्रोग्राम चलाने का कॉस्ट है। और इससे जो लाइफ ईयर्स गेन्ड है वो हमारा आ रहा है 2.5 लाख लाइफ ईयर्स। और जो हमारा एटोरवास्टैटिन से था उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम था $8 बिलियन का, और उससे हम लोग 2 लाख लाइफ ईयर्स गेन कर रहे थे। तो अब हम लोगों को अगर आईसीईआर को कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 12 बिलियन माइनस 8 बिलियन डिवाइडेड बाई 2.5 लाख लाइफ ईयर्स माइनस 2 लाख लाइफ ईयर्स। तो अगर हम लोग इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो हमारा आईसीईआर आएगा $80,000 पर लाइफ ईयर गेन करने के लिए। इसका मतलब एक लाइफ ईयर गेन करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है $80,000 का। तो जो तीसरा टूल है हमारे पास जिससे हम लोग फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। अब ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है, सपोज हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी भी एक डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इस ऑप्शन ए बी और सी में सबसे लीस्ट कॉस्टली कौन सा है वो डिटरमाइन करता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। लेकिन इस लीस्ट कॉस्टली को डिटरमाइन करने के लिए हमको ए बी और सी से जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो
इक्विवेलेंट होने चाहिए। दैट इज लीस्ट कॉस्टली का मतलब ये नहीं है कि ए, अगर सपोज ए हमारा एक्सपेंसिव है सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद सी हमारा सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है, लेकिन ए और बी से हमको सपोज 100% क्योर मिल जा रहा है, जबकि सी से ओनली 30% क्योर मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैं ए, बी और सी को कंपेयर नहीं कर सकता। तो जो इनका हेल्थ केयर आउटकम है वो इक्विवेलेंट होना बहुत जरूरी है ए, बी और सी को कंपेयर करने के लिए, और उस कंपैरिजन के बाद जो सबसे लीस्ट कॉस्टली होगा उसके एनालिसिस को हम बोलेंगे कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। एंड ये जो इक्विवेलेंट हम हेल्थ केयर आउटकम की बात कर रहे हैं, ये उस स्टडी में रेफरेंस्ड होना चाहिए, और जो भी ऑथर उस स्टडी को कंडक्ट कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस इक्विवेलेंस को रेफरेंस करे। एंड ये जो रेफरेंस है ये स्टार्ट ऑफ द स्टडी में ही हो जाना चाहिए। जब आप ए बी सी को कंपेयर करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो उसी वक्त ही ये रेफरेंस हो जाना चाहिए इक्विवेलेंस का। सो जो तीसरा टूल हमारे पास है फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए वो है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। अब कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग जो हमारा प्रोग्राम रन करने का या थेरेपी का जो हमारा कॉस्ट है वो हमारा होता है ऑब्वियसली मॉनिटरी यूनिट्स में ही, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इससे मिलने वाले आउटकम के साथ, और ये जो आउटकम होगा इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर या QALY। सो QALY का मतलब है कि कितने साल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिजीज फ्री रहा है अपने फुल हेल्थ के साथ। जैसे कि सपोज एक इंडिविजुअल एक साल पूरा डिजीज फ्री रहता है तो उसका क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर वुड बी 1। सिमिलरली लेकिन अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वही आदमी या वो पेशेंट 6 महीना तो डिजीज फ्री था, लेकिन 6 मंथ्स वो डिजीज कंडीशन में था, तो उस केस में ये 0.5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 50% वो डिजीज फ्री था, 50% वो डिजीज के साथ था। अब ये जो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस है ये हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ ऐसे ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स जो लाइफ को तो प्रोलॉन्ग कर रहा है लेकिन साथ साथ देयर आर सीरियस साइड इफेक्ट्स, जैसे कि कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में। जैसे कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में लाइफ एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन कैंसर कीमोथेरेपी का डेंजरस एडवर्स इफेक्ट है सच एज बोन मैरो सप्रेशन, न्यूट्रोपीनिया। और दूसरा कब, जब थेरेपी बेसिकली मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करती है ना कि मोर्टालिटी को। जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इन कंडीशंस में हम लोग प्रेफर करेंगे यूजिंग द कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। अब एक एग्जांपल है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए। तो जो हमारा एटोर्वास्टैटिन वाला प्रोग्राम था उसका कॉस्ट था $8 बिलियन, और सपोज उससे हम लोगों ने जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर गेन किया वो है 2 लाख ईयर्स। तो इनका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे कॉस्ट यूटिलिटी रेशियो, तो 8 बिलियन डिवाइडेड बाय 2 लाख, इसका मतलब ये निकलेगा $40,000 पर या एक क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के लिए। इसका मतलब है कि एक साल अगर कोई डिजीज फ्री रहता है तो उस स्टेट को अचीव करने के लिए जो हमारा कॉस्ट है वो है $40,000 हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो अब तक हम जितने भी इवैल्यूएशन मेथड्स डिस्कस कर रहे थे वो सारे के सारे इकोनॉमिक मेथड्स हैं,
लेकिन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ह्यूमनिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड्स भी है फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज के लिए। तो जो प्रीवियस लेक्चर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो ह्यूमनिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड्स में वो सारे मेथड्स आते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं कि इंपैक्ट क्या है, व्हाट इफेक्ट क्या है डिजीज का पेशेंट पे, सिर्फ डिजीज का ही नहीं, ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या है उस पेशेंट के हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ में, या HRQOL। और हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो भी इलनेस है या उसका जो भी थेरेपी है, तो इलनेस और थेरेपी का असेसमेंट पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट का परसेप्शन क्या है कि भाई मुझे, अगर मैं पेशेंट हूं तो मुझे कितना पता है मेरे इलनेस के बारे में और मेरे थेरेपी के बारे में। और ये इफेक्ट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। और HRQOL को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में, और वो क्वेश्चनियर्स फिल किए जाते हैं बाय द पेशेंट्स ओनली। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें मुझसे ये सारे असेसमेंट पूछे जाएंगे, मुझसे ये पूछा जाएगा कि कितना मैं अपने डिजीज को, थेरेपी को मानता हूं या जान रहा हूं, या कितना उसको समझता हूं। और ये कंप्लीटली मेरा अपना परसेप्शन होगा, मेरे ट्रीटिंग फिजिशियन का परसेप्शन नहीं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस हमने किया है, अब उसका एप्लीकेशन कहां पे होने वाला है। तो सबसे पहला तो, अगर कोई हेल्थ पॉलिसी बनानी हो, उस हेल्थ पॉलिसी के क्लिनिकल हो या डिसीजन मेकिंग हो, उसमें फार्माको इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आज सपोज हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे सिटीजन्स के लिए होगा। तो उसका जो कॉस्ट है, उस प्रोग्राम का जो कॉस्ट है, वो ऐसा होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उस कॉस्ट को बियर कर पाए। अगर ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसको बियर ही नहीं कर पाएगी, तो वो हेल्थ पॉलिसी फिर सबके लिए नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को जानने के लिए फार्माको इकोनॉमिक स्टडी बहुत हेल्पफुल है। दूसरा कहां है? दूसरा है कि फ्रेमिंग द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये परहैप्स फार्माको इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो एसेंशियल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेंशियल मेडिसिन वो होते हैं जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स के लिए होता है, किसी भी पॉपुलेशन का जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स है उसके लिए होता है। दूसरा, ये एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए, एट ऑल टाइम्स होना चाहिए अवेलेबिलिटी, एंड ऐसे कॉस्ट में होना चाहिए जो कॉस्ट कम्युनिटी बियर कर सके। अगर बहुत हाई कॉस्ट हो गया तो कम्युनिटी उसको बियर नहीं कर पाएगी, तो ऐसा कॉस्ट जो पूरा कम्युनिटी बियर कर सके, जो प्रायोरिटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर नीड के लिए है। तो अगर हमको ऐसा एक लिस्ट बनाना हो, जो कि हमारे पास है भी, और उसको हम लोग बोलते हैं द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, तो अगर इस तरीके का कोई लिस्ट बनाना हो तो उसमें फार्माको इकोनॉमिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कहां पे यूज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी क्लेम को रीइंबर्स करना हो, अब वो पेइंग ऑथोरिटी थर्ड पार्टी पेयर भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो उस केस में कितना पेमेंट हो सकता है, कितना वो इफेक्टिव है, कितना जस्टिफाइड है, ये सारी चीजों को अगर मुझे जज करना है तो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी उसके लिए बेटर है, या अच्छा स्टडी माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर एक फिजिशियन, ट्रीटिंग डॉक्टर अपने पेशेंट को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना चाहे तो उसके लिए भी फार्माको इकोनॉमिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, ऐसा सिलेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, दैट इज फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को सिलेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिविटी, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम फार्माको इकोनॉमिक स्टडी करेंगे उस फार्मास्यूटिकल का या मेडिकल डिवाइस का। सो आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अब अगर वीडियो के यहां तक आ चुके हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अपकमिंग हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना कि अगले कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।